जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। वनडे एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि क्लास पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था। तो यूरोपीय जो पुनर्जागरण है वो आपको इटली से शुरू हुआ था, ठीक ना। इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था। तो पूछता है आपको परीक्षा में कहाँ से शुरू हुआ था, किस शहर से शुरू हुआ था। तो इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था और इसका श्रेय कवि दाते को जाता है, ठीक ना। दाते को इसका शुरू करने का श्रेय जाता है जिनकी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी है। कौन सी पुस्तक है बाबू? डिवाइन कॉमेडी है, ठीक। अक्सर वनडे एग्जाम में विश्व इतिहास से आपको वन लिनियर ही प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। आपको परीक्षा में ज़्यादा डीप में प्रश्न नहीं पूछता है। तो ये वन लिनियर टाइप ही आप इसको याद कर लीजिएगा, यही से आपका परीक्षा में प्रश्न दिखाई देंगे। हालांकि मैं सब्जेक्टिव वाइज क्लास किसी अन्य दिन करा दूंगा, ठीक ना। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बोलकर आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक। अगला सवाल है कि प्रिंस पुस्तक के रचनाकार कौन थे। प्रिंस पुस्तक के रचनाकार आपको मैकियावेली थे। कौन है? मैकियावेली। इससे ऊपर ये सवाल था पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था। तो तार्किकवाद एवं मानववाद, ठीक। अगला सवाल है पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है। तो पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ आपको आंदोलन होता है। अगला सवाल है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने सिद्ध किया था। तो ये किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था, ठीक ना। कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। पुनर्जागरण जो है विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हुआ था। तो सबसे पहले टॉलमी ने बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर करता है, लेकिन उसके बाद कॉपरनिकस आए जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। परीक्षा में पूछता है कहाँ के रहने वाले थे, तो आप याद कर लीजिए पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ये बताया था कि सूर्य जो है वो अस्थिर है और पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। आगे केपलर का जो ग्रहों की गति संबंधी नियम है ये भी पुनर्जागरण से संबंधित है। न्यूटन भी गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किए थे। मार्को पोलो भी इससे रिलेटेड है। रोजर मेकर रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हम लोग। अगला सवाल है धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ। तो जो धर्म सुधार आंदोलन है ये पुनर्जागरण के बाद हुआ था। बेसिकली ये ईसाई धर्म में मौजूद जितनी भी बुराइयां थी इसके विरुद्ध शुरू हुआ था और ये आपको 1530-35 के करीब हुआ था, जिसको 16वीं सदी हम लोग बोल सकते हैं। तो 16वीं सदी में ये शुरू हुआ था और इसका जनक जो है वो मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है, ठीक ना। किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है, जिन्होंने बाइबिल का अनुवाद आपको जर्मनी भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था। तो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं इनको रेड इंडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसका तत्कालीन कारण आपको पूछ रहा है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आपको कारण दो था, एक स्टाम्प एक्ट 1765 और एक बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी थी। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड जो थे वो अमेरिका भेजे जाने वाले चाय पर अत्यधिक टैक्स लगा दिए, ठीक है। जब चाय से भरा जहाज यूएसए के बोस्टन एक बंदरगाह था वहाँ पर पहुँचा तो अमेरिका के कुछ लोगों ने सैमुअल एडम्स, ये जो सैमुअल एडम्स है इसके जो नेता थे बोस्टन चाय पार्टी के, इनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और जो चाय से भरी चाय से भरी जो बोरियां थी उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिए। तो वही से यही तत्कालिक कारण था, ठीक ना, जिस कारण इंग्लैंड की सेना ने उन पर गोली चला दिया और इस हत्या को बोस्टन चाय पार्टी की घटना भी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था। तो कौन था बाबू? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था। तो जॉर्ज वाशिंगटन। इसके मुख्य नेता जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमेरिका ने कब पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा की। तो अमेरिका ने आपको जुलाई 1776 में आपको पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा की थी, 4 जुलाई, ठीक ना। अगर डेट पूछता है तो 4 जुलाई 1776 में घोषणा की थी। हालांकि इंग्लैंड ने इसको स्वतंत्रता कब दिया? 1783 में, ठीक। किंतु इंग्लैंड ने इसे 1783 में स्वतंत्रता दिया। अगला सवाल है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने। अमेरिका ने दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया। तो 1808 ईस्वी में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया था अमेरिका में। तो अब्राहम लिंकन ने किया था। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है व्हाइट हाउस। क्या कहा जाता है बाबू? व्हाइट हाउस कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी। तो देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति है इसकी प्रेरणा यूएस की ही क्रांति से ली गई, ठीक ना। हालांकि वहाँ का जो राजा था वो एकदम बिल्कुल ही निरंकुश था, बहुत ज़्यादा खर्च करता था और अपने जनता पे नया नया टैक्स लगाता रहता था। उसका राजा लुई 16वां था उस समय, ठीक ना। लुई 16वां था, ठीक।
तो ये पूछ रहा है कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी उससे पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी, तो वो सामंती व्यवस्था थी। और अगला सवाल है कि फ्रांस की राज्य क्रांति जिसके शासन काल में हुई थी वो था लुई 16वां, ठीक ना, 1789 में हुआ था लुई 16वां के समय। और मैंने आपको कारण बता ही दिया था कि बहुत निरंकुश था, बहुत बकलोल था, टैक्स फालतू फालतू को लगाता था, ठीक। एक कहानी टाइप का आपको बताया जाता है कि जब लुई 16वां रथ यात्रा कर रहा था अपनी बीबी के साथ, तो जनता उसके सामने रोटी मांगने लगी, भूख से मारे लोग रोटी मांगने लगे, तो उसकी बीबी बोली कि जाकर ब्रेड खा लो। तो जो रोटी नहीं खा पा रहा है उसको दो रोटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वो ब्रेड कैसे खाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। ये पॉलिटी में भी पूछा जाता है आपको कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन दार्शनिक का योगदान था, तो किसका योगदान था, ये परीक्षा में पूछता है, वाल्टेयर का, रूसो का एवं मॉन्टेस्क्यू का, ठीक ना। परीक्षा में ऐसे करके आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित दार्शनिक नहीं थे, तो इसमें ये तीनों का ऑप्शन रहेगा, एक और कोई और ऑप्शन हो सकता है जिसको कि आपको टिक लगा देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको रूसो की रचना है। किसकी रचना है, रूसो की। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट आपको 1804 में बना था। कब बना था, 1804 में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित हुआ था, वो हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा हुआ था। अगला सवाल है आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ था, तो जो वाटरलू का युद्ध है वो आपको नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। जो वाटरलू का मैदान है वो बेल्जियम में है, इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। यह भी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक ना। अगला सवाल है नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया, तो नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष माना जाता है, तो जो इटली है उसका जन्म आपको 1860 में माना जाता है, ठीक ना, 1860 में। इटली का एकीकरण किसने किया था, हालांकि यहाँ पे छूट गया ये पूर्ण रूप से, यानी पूर्णतः एकीकरण किसने किया था, वो काउंट काबूर ने किया था। किसने किया था, काउंट डी काबूर ने किया था, ठीक। और इसका अगर जनक पूछा जाएगा कि इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो वो मेजिनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू, मेजिनी को कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था, तो ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, चेको सेना का गठन किसने किया था, तो देखिए जो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन वो गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था, गैरिबाल्डी ने। लेकिन अगर आपको लाल सेना पूछेगा, ये लाल कुर्ती नामक सेना, और अगर लाल सेना सिर्फ पूछेगा, लाल सेना, तो आपको हो जाएगा ट्रोट्स्की। कौन हो जाएगा, ट्रोट्स्की, ठीक। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, लाल कुर्ती पूछेगा तो गैरिबाल्डी और लाल सेना पूछेगा तो ट्रोट्स्की। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, लाल कुर्ती है तो लाल कुर्ती आपको बाल्टी में धोआएगा, बाल्टी में बाल्टी आ गया, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। और एक है आपको चेको सेना जो कि लेनिन किया था। चेको सेना का गठन किसने किया था, चेको सेना, लेनिन, ठीक ना, लेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था, तो जर्मनी का था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री जो है वो बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय आपको बिस्मार्क को दिया जाता है, ठीक ना। हालांकि संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट ही जाता है, बोनापार्ट ही है, उसी ने नींव रखी थी, लेकिन इसका अगर श्रेय बात किया जाए तो वो बिस्मार्क को दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, तो वो आपको सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था। कौन था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, पूछता है परीक्षा में, जर्मनी का था। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये कार्ल मार्क्स का नारा था, ठीक है। अगला सवाल है रूस के शासक को क्या कहा जाता था, तो जो रूस का शासक है उसको जार कहा जाता था, ठीक। क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। और रूस का अंतिम जार कौन था, निकोलस द्वितीय। कौन था, निकोलस द्वितीय था। रूस का अंतिम जार कौन था, निकोलस द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन देखिए आगे ना, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रोट्स्की। अगर लाल कुर्ती नामक सेना कहेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई दिया है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने। और वही चेको सेना का गठन लेनिन ने किया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो बोल्शेविक दल का नेता आपको कौन था, वो लेनिन था, ठीक ना, लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति जो है रूस की क्रांति को ही बेसिकली कहा जाता था, उसी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू किया, तो रूस में नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने 1924 ईस्वी में लागू किया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोर्की की रचना है। ठीक। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम औद्योगिक जो क्रांति है वो आपको इंग्लैंड में हुई थी। ठीक, इंग्लैंड में हुई थी। एक सेकेंड ऐसे कर देते हैं। हाँ, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, इसलिए इसके कारण बहुत सारे हैं क्योंकि इंग्लैंड जो है सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं कि वो बहुत देशों पे वो शासन करता था, उसके उपनिवेश बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ लोहा होता था, कोयला होता था, तो आसानी से मिल जाता था। उसके बाद वो कच्चा माल भी प्राप्त कर लेता था। बहुत सारे आविष्कार किए गए उसके वैज्ञानिकों द्वारा। धन की कमी नहीं होती थी। बाजार को पूर्ण रूप से चलाने के लिए उसके पास बहुत सारे उपनिवेश थे ही, तो इसलिए इसका शुरुआत जो है औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड से ही हुआ। अगला सवाल है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, 1688 ईस्वी में किसके समय हुई थी? तो जो रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बूंद भी रक्त का नहीं बहा था। ठीक ना, तो ये आपको जेम्स द्वितीय के समय हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र क्या कहलाता है? तो मैग्ना कार्टा कहला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपका बार बार पूछता है। हालांकि इसका तत्कालीन कारण अगर बात की जाए तो तत्कालीन इसका कारण यह था कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड थे उनकी हत्या से जो प्रथम विश्व युद्ध में नेतृत्व कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देश ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक ना, 37 देशों ने। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए परीक्षा में ये 37 देशों में 2 भागों में बट गया था देश। आपको मित्र राष्ट्र अलग थे, धुरी राष्ट्र अलग थे। परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न पूछता है कि इनमें से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले मित्र राष्ट्र में कौन से देश नहीं थे, या धुरी राष्ट्र में शामिल होने वाले कौन से देश नहीं थे, या कोई कौन सा देश थे, ऐसे ही पूछता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। पहले हम लोग धुरी राष्ट्र की बात करते हैं कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था। ठीक ना, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछता है। धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले आपको याद कर लेना है जर्मनी था, जर्मनी के बाद इटली था, इटली के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद हंगरी था। ठीक ना, और इसका नेतृत्व आपका जर्मनी कर रहा था। यही पूछ रहा है धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी किया था। तो आपको 4 देश याद करना है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और आपको हंगरी। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। जर्मनी, इटली, आपको ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, यही याद कर लेना। ठीक ना, चलिए अगर बात करते हैं, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिहाल, आप गाना सुने ना, जिहाल मस्किन मुकम्बरन, इस वाला गाना। तो जिहाल में आप जिहाल याद कीजिएगा। एल बस आपको याद नहीं करना है, एल से कोई भी देश नहीं है। जिहाल से, जी से जर्मनी, ऐसे इटली, एल से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आपको हंगरी। अब बात करते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था। तो मित्र राष्ट्र में बाबू यहाँ मित्र लिख देते हैं जिसको आपको समझ में आएगा। मित्र राष्ट्र में आपको देश सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड था, उसके बाद फ्रांस था, उसके बाद रूस था, उसके बाद जापान था, उसके बाद अमेरिका था। ठीक ना, और इसका नेतृत्व जो था मित्र राष्ट्र का वो अमेरिका का किया था। ठीक ना, तो इसको भी आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। इंग्लैंड, फ्रांस, आपको रूस हो गया, जापान हो गया और अमेरिका हो गया। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव कर दिया हूँ। आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध है जो वो आपको पूर्ण रूप से तो अगर बात की जाए तो 1919 में समाप्त हुआ था। आपको वर्साई की संधि से समाप्त हुआ था। लेकिन आपको 11 नवंबर 1918 को, अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसको मार देना, 11 नवंबर 1918 को आपको ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। 18 जून 1919 को पेरिस, आपको वही फ्रांस के पेरिस में स्थित वर्साई की महल में हुआ था। वही पेरिस की शांति या फिर वर्साई की संधि बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक ना। अगला सवाल है किसे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी? तो आपको जर्मनी को हुई थी, जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्र संघ का हुई थी, लीग ऑफ नेशन। ठीक। चीन की क्रांति कब हुई? अब चीन की क्रांति आपको परीक्षा में पूछता है कभी कभी। तो चीन की क्रांति आपको 1911 में हुई थी और इसका चीन की क्रांति का नेता सन यात सेन था। कौन था? सन यात सेन। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने चीन के मंचू वंश के शासन को उखाड़ कर फेंका था, ये भी परीक्षा में पूछता है आगे, हालांकि होगा। चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? तो बॉक्सर आंदोलन का नेता जो था वो चे हेंग तिंग था। कौन था? चे हेंग तिंग। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग था, माओ त्से तुंग। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज आपको चीन को कहा जाता है। अगर यूरोप का मरीज पूछेगा तो वो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक तुर्की का जो निर्माता है वो आपको मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। तुर्की कब गणतंत्र बना था? तो आपको 1923 को बना था। तुर्की गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? तो वही मुस्तफ़ा कमाल पाशा बना था। तुर्की कब धर्मनिरपेक्ष राज्य बना? तो 1924 में बना। चलिए अगला सवाल है फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है मुसोलिनी को। किसको कहा जाता है? मुसोलिनी को कहा जाता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, फांसी दल के स्वयंसेवक किस तरह के पोशाक पहनते थे? तो काली कमीज वाली पोशाक पहनते थे। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये पूछता है फांसीवाद, नाजीवाद, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, कभी आपको जब वो सब्जेक्टिव क्लास कराएंगे तो बताएंगे। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा रोचक भी है, लेकिन बस आपको याद कर लेना, यही परीक्षा में बार बार पूछता है। हालांकि ये सब चीज़ आप 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े भी होंगे तो आपको पता भी होगा, थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे तो आप इसको देख लीजिए। अगला सवाल है, हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब की थी? तो हिटलर ने नाजी दल की आपको स्थापना 1920 में किया था। कब किया था? 1920 में। हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था? तो हिटलर जो है जर्मनी का आपको प्रधानमंत्री 1933 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1933 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिटलर की आत्मकथा है, ये बार बार पूछता है। हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप है। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मेन कैंप, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा आपको हिटलर ने ही दिया था। हिटलर कब आत्महत्या किया था? तो 1945 में। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जो था वो आत्महत्या कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एशिया का कौन देश साम्राज्यवादी था? तो वो जापान था। जापान ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो चीन के विरुद्ध किया था, ठीक। अगला सवाल है, अमेरिका ने जापान पर अणु बमों का प्रयोग 6 अगस्त 1945 ईस्वी को किस स्थान पर किया था? तो वो किया था हिरोशिमा पर, ठीक ना। पहला हिरोशिमा पर किया, दूसरा नागासाकी पर किया। तो इसका ट्रिक है हीना, ठीक ना। किसी लड़की का नाम हीना होता है ना, तो ही से हिरोशिमा, ना से नागासाकी। पहला 6 अगस्त, दूसरा 9 अगस्त, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग देख लिए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो वो आपको हुआ था 1 सितंबर 1939 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। अगला सवाल है कि इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 61 देशों ने भाग लिया था, ठीक ना। वो भी मित्र तथा धुरी राष्ट्र में अलग अलग विभक्त थे। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि मानववाद का संस्थापक किससे माना जाता है? तो पेट्रोक को माना जाता है। पेट्रोक कहाँ के निवासी था? तो इटली का था। कहाँ का निवासी था? इटली का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। किसको? बोकेसियो को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। फ्लोरेंस का निवासी जो था मैकियावेली, इसी को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। मैकियावेली की प्रतीक पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है वो थी द प्रिंस, और द प्रिंस के ही आपको तुलना जो हमारे चाणक्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र, इससे की गई है, ठीक ना। अर्थशास्त्र से की गई है। आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किससे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैकियावेली को, ठीक। अगला सवाल है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये परीक्षा में भी पूछता है। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल ये भी इंपॉर्टेंट है। माइकल एंजेलो भी इंपॉर्टेंट है, और लियोनार्डो दा विंसी तो आप जानते ही होंगे। इनका द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक जो चित्र है वो आपको प्रसिद्ध है, लियोनार्डो दा विंसी का, तो परीक्षा में बार बार पूछता है। और माइकल एंजेलो का बात की जाए तो द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए थे? तो सिस्तान के गिरजाघर की छत में आपको माइकल एंजेलो द्वारा चित्र बनाया गया था। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था जिसकी सर्वश्रेष्ठ आपको कृति थी। तो राफेल की जो सर्वश्रेष्ठ कृति थी वो जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र था। मेडोना का चित्र था, सबसे महत्वपूर्ण आपको राफेल की आपको कृति थी। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो आपको जियाटो को माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण का अर्थ क्या हुआ, पुनर्जागरण अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, तो वो चित्रकला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको पुनर्जागरण हुआ था। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो बाबू वो कौन था? वो बेकन था। कौन? फ्रांसिस बेकन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से किस पर प्रहार किया है? तो किया है पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने किया था। किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? तो वो पड़ा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। मैगलन ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। कौन था? मैगलन। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। किसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? तो आधुनिक गणतंत्र की जननी आपको अमेरिका को कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी वासियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान, ये परीक्षा में पूछता है कि किस देश ने लागू किया था? तो 1789 में अमेरिका ने किया था, ठीक ना। अगला सवाल है 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो अमेरिका ने किया था, ठीक ना। मौलिक अधिकार आपको पता ही है, अमेरिका से ही अडॉप्ट किया गया है। अगला सवाल है मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? तो ये लुई 14वां का था। ये कथन किसका था? लुई 14वां का। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी परीक्षा में पूछता है, लुई 14वां। किसने? लुई 14वां ने वर्साई के शीश महल का निर्माण किया था। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये आपको पेरिस में स्थित वर्साई के महल में ही हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो लुई 16वां जो है वो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां की पत्नी एंतवानेत कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक ना, ऑस्ट्रिया की थी। लुई 16वां को किस अपराध के कारण फांसी दी गई थी? तो देशद्रोह के कारण इसको फांसी दी गई थी। टैले क्या था? टैले भी परीक्षा में बार बार पूछता था। तो ये एक प्रकार का भूमि टैक्स था। ये आपको लैंड टैक्स था, ठीक ना, लैंड टैक्स, लैंड टैक्स ये पूछता है। टैले, टैले मैं बहुत सारे एग्जाम में देखा हूँ टैले। आगे बढ़ते हैं। अगला वही आगे सवाल, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किसमें दिया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में दिया था। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वाल्टेयर की है। किसकी है? वाल्टेयर। कानून की आत्मा किसकी रचना है? मॉन्टेक्यू की है। किसकी है? मॉन्टेक्यू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको याद करना आपके लिए इजी है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा और आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। अगर आप मतलब रटने लगेंगे तो देखिए रटने से तो बहुत ज़्यादा याद नहीं होता है, और मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हालांकि इसको आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 ही पुस्तक है ना, ये 2 पुस्तक, इसको कैसे याद करना है? तो पहले से मुझे भी 100% नहीं याद है, लेकिन कैसे याद मैं करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कानून की आत्मा किसकी रचना है बाबू? तो मॉन्टेक्यू की है, मॉन्टेस्क्यू की है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो कानून की आत्मा में कानून आ रहा है, मॉन्टेस्क्यू में क्यों आ रहा है? तो कानून में पूछा जाता है ना, यदि आप मर्डर करेंगे या कुछ करेंगे तो पूछा जाता है क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों किया? तो क्यों से क्यों हो जाएगा, कानून से या कानून हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसी को अगर याद करना हो तो वाल्टेयर आ रहा है और लेटर्स ऑन इंग्लिश आ रहा है ना, वाल्टेयर, टेयर, वाल्टेयर, इसको अगर याद करना है तो वाल्टेयर में वाल आ रहा है, वाल मतलब दीवार होता है। और लेटर्स ऑन इंग्लिश तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी दीवारों पर इंग्लिश में लिखा रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी रहती है, छपाई की हुई होती है। तो आप वहाँ से कोरिलेट करके कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल है स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत आपको 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी, ठीक। मापतौल की दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? तो फ्रांस की है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा के किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट। किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का था। अगला सवाल है फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1848 ईस्वी में किया गया था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो हुआ था ब्रेडनबर्ग में। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था? तो प्रसा का चांसलर बिस्मार्क जो था वो 1862 ईस्वी को बना था। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, ठीक है। अगला सवाल है किस युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किया था? तो सेराजोवा के समय, ठीक ना, सेराजोवा युद्ध में, ठीक। अगला सवाल है कि 23 अगस्त 1866 में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? तो प्राग संधि के तहत, ठीक ना। अगला सवाल है फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो वो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। किसने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में करवाया? तो बिस्मार्क ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये भी परीक्षा में पूछता है, ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? तो वेल्स का रहने वाला था। किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है? तो ओवेन को माना जाता है, ठीक ना। ओवेन से आपको यह 3 प्रश्न पूछे गए कि ओवेन वेल्स का रहने वाला था और आदर्श समाजवादी का प्रवक्ता इसे माना जाता है और समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ने किया था, ठीक। चलिए अब ये लास्ट स्लाइड है हम लोग का, इसको देखते हैं। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट
प्रश्न है। यह मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वन लीनियर ही आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है और आप इसको देख जाइए, याद रहता है तो आप परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आएंगे आप इसको आराम से वहाँ पे सोल्व करके आएंगे, ठीक ना। बाकी सब्जेक्टिव क्लास में करा दूंगा तो उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैसे क्या हुआ, कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ, रूस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वार, एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण आप सुन रहे होंगे, इटली का फांसीवाद भी आपने देखा है, जर्मनी का जो नाजीवाद है, ये सब क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सब्जेक्टिव क्लास में बताऊँगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कहा जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को कहा जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड, ये पूछता है फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था, ठीक। लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? तो मार्च 1917 को हुआ था। जारशाही व्यवस्था समाप्त मार्च 1917 को हुआ था। रूस का अंतिम जार मतलब सम्राट, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो निकोलस द्वितीय था, ठीक। अगला सवाल है, 1917 ईस्वी में हुई रूस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यही तत्कालिक कारण था रूस की क्रांति का। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो आपको कौन था बाबू? लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति रूस की ही क्रांति को कहा जाता है, तो इसके नेता पूछ रहा है कौन था? तो लेनिन था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने चेका नामक संगठन बनाया था? तो ये मैं अभी आपको बताया था कि जो चेको सेना है उसका गठन लेनिन ने किया था, ठीक ना। चेको हो गया है, चेको सेना का गठन लेनिन ने किया था। रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हुई? ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। अलेक्जेंडर द्वितीय जो है, इसकी हत्या, रूस का ये जार शासक था, इसका बम विस्फोट से हत्या की गई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था आपको यही निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव लोगों की थी, स्लाव लोगों की। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय से आपको परीक्षा में पूछता है, ये प्रश्न आपको पता ही है। तो इन्होंने इनकी पूछता है कि अन्ना कैरेनिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्लेखानोव को कहा जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? तो 1903 को हुई थी। कब हुई थी? 1903 को हुई थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था? तो वो 2 गुटों में विभाजित था, एक था बोल्शेविक और एक था मेंशेविक। बेल्शेविक और मेंशेविक 2 गुटों में आपको ये विभाजित था। आगे बात करते हैं। आगे है अगला सवाल, बोल्शेविक का अर्थ क्या है? तो बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक था और मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो किस नाम से जानी जाती है? तो अप्रैल थीसिस। इसको अप्रैल थीसिस भी बोला जाता है, अप्रैल थीसिस, ठीक ना। कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी? तो 1921 को। ये भी परीक्षा में पूछता है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति रूस में कब लागू की थी? तो 1921 को। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 को हुई थी, ठीक ना। 1924 को लेनिन की मृत्यु 21 फरवरी 1924 को हुई थी। हालांकि रूस की जो क्रांति थी 1917 में ही सफल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? तो राइट्स ऑफ मैन के लेखक जो हैं वो टॉमस पेन थे। कौन थे? टॉमस पेन। राइट मतलब आपको पता ही है, राइट से राइटिंग आ जाएगा, लिखना, और किससे लिखा जाता है? पेन से लिखा जाता है। तो कोरिलेट करके पुस्तक जितने भी अगर आपको या डाउट होगा तो आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। खुद से थोड़ा आप मेहनत कीजिएगा तो काम चल जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव का क्लास थोड़ा बड़ा रहेगा, तो वहाँ से मैं आपको ट्रिक से समझाने का कोशिश करूँगा, ट्रिक से आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। अगला सवाल है, बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, मैं यहाँ थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं एग्जाम के अंत समय में वो सिर्फ प्रश्न को रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पढ़े हैं पहले से वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो सिर्फ प्रश्नों की ओर चाहते हैं कि प्रश्न हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कराया जाए, तो उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो टॉमस पेन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? तो सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। किससे हुई थी? सूती कपड़ा उद्योग। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो बाबू वो जर्मनी था, ठीक ना। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि चीन की क्रांति इन्होंने ही शुरू की थी। अगला सवाल है, डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु कब हुई थी? तो 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 1925 को। अगला सवाल है, डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु के बाद किसने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला? तो यांग काई शेक ने ये आपको संभाला, ठीक ना, जिसके कारण आपको 1928 ईस्वी में विचारधारा अलग होने के कारण गृह युद्ध हो गया था चीन में।
कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? तो 1927 ईस्वी में। कब हुए थे? 1927 ईस्वी में। और चीन में गृह युद्ध का सब कब शुरू हुआ? तो 1928 ईस्वी को आपको शुरू हो गया। 1925 ईस्वी में यूनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने। किसने किया था? माओ त्से तुंग ने किया था, ठीक ना। अगला सवाल है कि चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सहायता आपको कहाँ संभाली थी? तो नानकिंग में। नानकिंग, ये परीक्षा में भी बार बार पूछता है कि चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सहायता कहाँ संभाली थी बाबू? तो नानकिंग में संभाली थी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो फार्मोसा में की थी। कहाँ की थी? फार्मोसा में। फार्मोसा द्वीप का वर्तमान नाम ताइवान है। ताइवान अभी वर्तमान में फार्मोसा, पहले उसको बोला जाता था। देखिए एक आपको मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो माओ त्से तुंग था ये एक बहुत ही कट्टर कम्युनिस्ट था, ठीक ना। और कम्युनिस्टों के दमन के लिए चाई यांग जो फाइरेंग था वो साम्यवादी कम्युनिस्ट ब्लू शर्ट आर्मी का गठन किया था, जिसके तहत आपको कम्युनिस्टों जो है उसको हरा नहीं सका था। और चीन के जो रिजर्व बैंक का सोना लेकर वहाँ से वो आपको यहाँ पर ताइवान भाग गया था। फार्मोसा जो अभी इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसको दमन करने के लिए किया था? तो वो साम्यवादियों के दमन के लिए किया था। किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी? तो माओ त्से तुंग, ठीक ना। अगला सवाल है चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग था, ठीक। अगला सवाल है चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एन लाई था। चाउ एन लाई, ठीक है। चीनी क्रांति से आपको परीक्षा में मैक्सिमम ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, हालांकि यहाँ दिया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हुनान थी। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? तो ये परीक्षा में पूछता है। खुले द्वार की नीति आपको चीन में अपनाई गई थी, ठीक। चीन ने जॉन रे के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। जॉन रे आपके आगे होगा। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन रे होगा। जॉन है यहाँ पर लिखा गया है, जॉन रे होगा, ठीक ना। जो खुले द्वार की नीति का अर्थ हुआ कि चीन ने देश को पूरे विश्व के व्यापार के लिए खोल दिया कि आइए भाई जो आपको व्यापार करना है कर लीजिए, ठीक ना। अगला सवाल है खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? चीन में। जॉन रे इसका श्रेय दिया जाता है। और चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 को हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? तो की थी मुत्सुहितो ने। किस बार जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो 1872 में। अगला सवाल है जापान ने रूस को कब हराया था? तो 1905 को। किस संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? तो पार्ट्समाउथ संधि, ठीक ना। ये भी आगे जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं आपको विश्व में मैं आपको बताऊंगा जब सब्जेक्टिव कराऊंगा, तो ठीक। अगला सवाल है जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पर आक्रमण किया? तो आक्रमण आपको मंचूरिया पर किया था, चाइना के मंचूरिया पर, ठीक। मंचूरियन द्वीप है। आगे बढ़ता अगला सवाल है जापान ने कब राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी? तो 1933 20 मार्च 1933 को राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी। किसे पीत आतंक से संबोधित किया जाता है? तो पीत आतंक परीक्षा में पूछता है। जापान को पीत आतंक से संबोधित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसके साथ दिया था? तो मैंने आपको बताया था द्वितीय विश्व प्रथम युद्ध ये आपको बताए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का शायद हालांकि आपको मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र नहीं बताया था, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो द्वितीय युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, सेकेंड यह वर्ल्ड वार, ठीक ना। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में धुरी राष्ट्र में जो था वो जर्मनी था, इटली था और जापान था। और मित्र राष्ट्र में अगर बात की जाए मित्र राष्ट्र में, तो मित्र राष्ट्र में आपको यूएसए था यानी अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड था, फ्रांस था और उसके बाद आपको आई थिंक रसिया था, ठीक ना। यूएसए इंग्लैंड फ्रांस रसिया था, ठीक। तो ये आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र में कौन था? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन था? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध में कब जापान ने आत्मसमर्पण किया था? तो आपको 10 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो 1938 ईस्वी को। वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1936 ईस्वी को। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ? तो वो स्पेन हुआ। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना का क्या कहा गया? तो ऑपरेशन बारबोसा उसका नाम दिया गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कब जर्मनी और रूस में आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 23 अगस्त 1939 को, 23 अगस्त 1939 को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण कर दिया? तो जून 1941 ईस्वी को। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप में जितना ज़्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी देख लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी की ओर से इटली ने कब प्रवेश किया? तो 1940 ईस्वी को। कब प्रवेश किया? 1940 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ था? तो आपको 8 सितंबर 1941 ईस्वी को आपको हुआ था। ये परीक्षा में पूछ सकता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही अगर आपको परीक्षा में पूछना हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे अंत में कौन प्रवेश किया था, तो अमेरिका प्रवेश किया था 1917 को, अप्रैल 1917 को। इटली सबसे पहले प्रवेश किया था। ऐसे अगर पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक ना। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये पूछ सकता है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ठीक ना। वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस नाम के एटम बम गिराया था? तो फैट मैन। अमेरिका ने नागासाकी पर किस नाम के एटम बम गिराया था? तो लिटिल बॉय। ये परीक्षा में पूछता है तो इसको याद कर लीजिए, आपको फैट मैन, लिटिल बॉय, ठीक ना, फैट मैन और लिटिल बॉय, ठीक। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल थे, ये 6 अगस्त और 9 अगस्त हो जाएगा इसका। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल थे वन लीनियर टाइप का मैंने आपको कवर करा दिया है। मैक्सिमम जो सवाल है आपको परीक्षा में यही से पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्या, लगभग सभी सवाल आपको यही से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा में जाइए, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।